कुर्सी पर बैठे हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब गिद्दड़ की मौत आया करे ना तो वो गांव की तरफ भागा करे। तो ये गांव की तरफ भागेंगे जब इनको 2024 में सरपंचों की रिकामा की जरूरत पड़ेगी तो ये गांव की तरफ भी भागेंगे। लेकिन जब हम इनको जवाब देंगे, तसल्लीदार दिल ठोक का जवाब देंगे। अभी इनको एक बैम पड़ रही है ईवीएम मशीनों का, लेकिन ईवीएम मशीनों के जिस तरह से घोटाले से ये ईवीएम मशीनों के दम पे बीजेपी सरकार को लेना चाहते हैं, आने वाले टाइम में अपने गाँव के अंदर हम ईवीएम मशीनें भी नहीं घुसने तो नहीं दें, ईवीएम मशीनों को रखने तो नहीं देंगे। साथ के साथ इन गुंडों का भी इलाज करेंगे, पैर नहीं रखने देंगे। और हरियाणा पर तो बहुत सारी जगह पर अभी भी ऐसे केस है कि हमने गांव में बैन कर रखा है इनका। जहाँ कहीं मुख्यमंत्री आ रहे, इनके मंत्री एमएलए आ रहे, हमने वहाँ इनका लठों के साथ स्वागत किया, काले झंडे दिखा करके इनका विरोध किया। 2024 तक यदि ये जनता की आवाज नहीं सुनेंगे, सरपंचों की मांग नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता खुशी अभी जंतर मंतर पे है। जंतर मंतर पर हरियाणा के जो सरपंच हैं वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ सरपंच हमारे साथ हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि सरकार के प्रति इनके अंदर क्या आक्रोश है, क्यों प्रदर्शन कर रहा है। मैडम, यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन करने आई हैं, तो क्या किन कारणों से आई हैं आप धरना प्रदर्शन? देखिए, आज वैसे तो आप अपना कैमरा घुमा करके दिखाएंगे तो चारों तरफ भी प्रोटेस्ट हो रहा है। कोई मनरेगा वाला कर रहा है तो कोई सरपंच भाई कर रहे। आज हमने प्रोटेस्ट करने की, जंतर मंतर पर आने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री है उन्होंने सरपंचों के हाथ से गाँव की पावर छीन लिया। वो गांव का विकास नहीं करवाना चाहते, सरपंचों पर फाउंडेशन लगा दिया हर काम को लेकर के। कहीं ना कहीं सरकार गांव का विकास रोकना चाहती है। और हमने हरियाणा के अंदर पंचकुला के अंदर जब प्रोटेस्ट किया तो हमारे ऊपर वहाँ लाठियां भांजेगी। सरकार ने अपने बातचीत के जो दरवाजे वो बिल्कुल बंद कर दिए सरपंचों के लिए। लाठियां क्यों भाजी गई आप? क्योंकि हमने पंचकुला के अंदर जाके हम मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बात करने से साफ साफ मना कर दिया सरपंचों से बातचीत के लिए। उन्होंने सिर्फ एक बॉन्ड के साथ सरपंचों के साथ बातचीत करना चाहिए, उस बॉन्ड के साथ हमारे सरपंच भाई मंजूर नहीं थे बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरपंचों के साथ जो अन्याय पंचकुला के अंदर हुआ, वहाँ से हमारे सरपंचों के साथ कोई बातचीत सरकार ने नहीं की, तो हमने दिल्ली जंतर मंतर की सड़कों पर आना पड़ा। और यहाँ पर हमारे 500 सरपंचों को मंजूरी दी गई थी। यदि जरूरत पड़ी तो यहाँ पर हमारे हरियाणा के अंदर 6600 पंचायतें हैं लगभग, तो सारी की सारी पंचायतें यहाँ इकट्ठी होकर के जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, चाहे हमें पक्का मोर्चा ही क्यों ना लगाना पड़े जंतर मंतर पर। ये हरियाणा के सरपंचों के साथ ही हो रहा है या पूरे देश में जो सरपंच हैं उनके साथ भी? नहीं, ये सिर्फ हरियाणा में सरपंचों के साथ हुआ है। ये सिर्फ हरियाणा में सरपंचों के साथ हुआ। और यही नहीं हुआ कि सिर्फ कमान खोसली गांव का विकास रुकवा दिया, बल्कि लठ भी सरपंचों पर मारे गए हैं, टांग तक सरपंचों की तोड़ी गई। ऐसी बर्बरता हरियाणा के अंदर सरपंचों के साथ हुई है। तो हम कोई छोटी बात लेकर के नहीं आए। हमारी बात जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं नहीं सुन रहा तो हमने एक यूं रास्ता निकला भी क्यों ना हम जंतर मंतर पर जाएंगे, केंद्र सरकार से गुहार लगाएंगे कि जो हमारी मांगे है सारी जायज मांगे, गांव देहात बचाने की जो हमारी मांगे है। क्योंकि ये लड़ाई किसी सरपंच की नहीं है, सरपंच सिर्फ एक गांव का चेहरा है। ये लड़ाई गांव और देहात बचाने की है। यदि आज सरपंच भाई नहीं खड़े हुए तो जिस तरह किसानों को खत्म करना चाहती थी ये सरकार, उसी तरह हमारे गांव को भी ये सरकार खत्म करना चाहती है। तो हम अंत तक ये लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती थी। क्या क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, हमारी मांगे जो हमारे संविधान के 73वें संशोधन की जो 11वीं सूची के 73वें संशोधन में जितने भी हमारे 29 अधिकार जो है पंचायतों को, उनको छीनने का सरकार काम करी। सिर्फ उनमें हमारे क्या अधिकार दिया है? एक स्टैंप लगाने का ये अधिकार दिया, बाकी जो गाँव की जो विकास होता है उसमें सरकार हस्तक्षेप करेगी। लेकिन ऐसा पहले नहीं था, क्योंकि पहले ये होता था कि गाँव के अंदर जो सरपंच है उसको कमान दे दिया, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। सारा काम जो था वो सरकार, जो सरपंच है वो खुद करते थे। लेकिन सरकार ने वहाँ ठेकेदार अपने बंदे घुसा दिए, जो कोई काम होगा वो नकली मटेरियल यूज करते हैं। यदि आप हमारे साथ हमारे गांव में चलोगे तो ई टेंडरिंग से जो भी कार्य हुए हैं हम आपको दिखा देंगे। ज्यादातर तो वाटर टैंक के कार्य हुए हैं। इतना गंदा और कच्चा मटेरियल वहाँ पर यूज किया गया है। पानी के नाम पर तो लोगों के हजार के बिल लिए जा रहे, गाँव के लोगों से हजार के बिल पानी के लिए जा रहे, लेकिन जो वाटर टैंक बनाया उसमें से एक घूंट पानी की गाँव के अंदर नहीं जा रही। ऐसे हालात इन्होंने पैदा कर दिया। और यदि ई टेंडरिंग
राइट टू रिकॉल एक कानून है जिसको इन्होंने दी है कि भाई पहले तो पढ़े लिखे सरपंच होने चाहिए, दूसरा इन्होंने राइट टू रिकॉल सरपंचों के ऊपर थोपने का काम किया। यदि कोई सरपंच आवाज उठाएगा, इन कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा तो राइट टू रिकॉल करके गांव की जो कमान है वो मेंबरों को दे दी जाएगी, सरपंच को पद से बर्खास्त किया जाएगा। ये कौन होते हैं, हम सरकार से पूछना चाहते हैं, सरकार कौन होती है सरपंच को बर्खास्त करने वाली? सरपंच अपने भाईचारे से बने हैं, गाँव ने उनको चौधर दिया है, तो कोई ऐरा गहरा आएगा और उनको पद से बर्खास्त करेगा, ऐसा हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और हम ये नहीं कह रहे कि सरपंचों से राइट टू रिकॉल हटाया जाए, हम ये कह रहे कि सरपंच भाइयों पर राइट टू रिकॉल यदि लागू है तो प्रधानमंत्री तक लागू होना चाहिए। हम भी दिखाएंगे फिर कौन कितने पानी में है, जनता को भी पता चल जाएगा और सरकार को भी पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे नकारा कानून है जिनको हम गिनवाते थक जाएंगे, लेकिन सरकार इतनी निकम्मी है कि कुछ सोच नहीं रही, अपने कान और अपनी आंखें बंद करके बैठी, वो कुछ देखना नहीं चाहते, वो कुछ सुनना नहीं चाहते, ना वो जनता की आवाज सुनना चाहते। जनता चाहे भाड़ में, इनको सिर्फ अपने एसीओ में बंद कमरों में एसीओ में कुर्सियों पर बैठने से मतलब है। जी मैडम, पूरे केंद्र में बीजेपी सरकार है, यहाँ पे देख रही हैं आपके सभी लोग जंतर मंतर पे प्रदर्शन बहुत सारे संगठन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मनरेगा के लोग भी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं बीजेपी सरकार से लोग परेशान आके यहाँ पे कर रहे हैं। तो 24 में चुनाव भी आने वाला है, तो आपको क्या लगता है जैसे सरपंचों के साथ ये बर्बरता की गई, जो कानून लाए गए हैं उनको परेशान किया गया है, तो सरपंच एक बड़े एरिया का वोट बैंक होता है, वोट बैंक उसके साथ में होता है, तो क्या लगता है बीजेपी इस तरह से काफी नुकसान में आ सकती है? अभी ये कुर्सी पर बैठे हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब गिद्दड़ की मौत आया करा ना तो वो गांव की तरफ भागा करे, तो ये गांव की तरफ भागेंगे। जब इनको 2024 में सरपंचों की रिकामा की जरूरत पड़ेगी तो ये गांव की तरफ भी भागेंगे, लेकिन जब हम इनको जवाब देंगे, तसल्लीदार दिल ठोक का जवाब देंगे। अभी इनको एक बैम पड़ रही है ईवीएम मशीनों का, लेकिन ईवीएम मशीनों के जिस तरह से घोटाले से ये ईवीएम मशीनों के दम पे बीजेपी सरकार को लेना चाहते हैं, आने वाले टाइम में अपने गाँव के अंदर हम ईवीएम मशीनें भी नहीं घुसने तो नहीं दे, ईवीएम मशीनों को रखने तो नहीं देंगे, साथ के साथ इन गुंडों का भी इलाज करेंगे, पैर नहीं रखने देंगे। और हरियाणा पर तो बहुत सारी जगह पर अभी भी ऐसे केस है कि हमने गांव में बैन कर रखा है इनका, जहाँ कहीं मुख्यमंत्री आ रहे, इनके मंत्री एमएलए आ रहे, हमने वहाँ इनका लठों के साथ स्वागत किया, कड़े झंडे दिखा करके इनका विरोध किया। 2024 तक यदि ये जनता की आवाज नहीं सुनेंगे, सरपंचों की मांग नहीं मानेंगे, तो इससे भी बदतर हालात हरियाणा के अंदर इनको देखने को मिलेंगे। मैडम, इसी तरह का वो जो किसान आंदोलन हो रहा था उसको भी बाद में हालांकि वापस ले लिया, सब कुछ सही कर दिया, तो कहीं ना कहीं 24 में आते आते आपको भी अपने उसमें ले लेंगे, जो चीजें आप मांगे हैं आपकी पूरी कर दी जाएंगी, देखिए खुश हो जाएंगे, फिर उसी तरह से चीजें चलने लगेंगी। पहली बात तो मेरी ये सुनिए है कि भाई किसान, आप कह रहे किसानों की मांगे माने, कौन सी मांगे मानने किसानों की? किसान धक्के खाते तो फिर रहे, अभी रामलीला ग्राउंड में भी किसान इकट्ठे हुए अपना प्रोटेस्ट कर रहे। सिर्फ जो काले कानून किसानों के सामने सरकार ने रखे थे वही तो वापस लिए। हमारी तो मांग थी एमएसपी गारंटी की, हमारी तो मांग जो की जो पड़ी है, बिजली बिल की मांग है, पराली एक्ट है, और अभी तो और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे जुड़ गए जो सरकार ने किसान आंदोलन के बाद हर रोज नई नीतियां लेकर के आई, हर रोज अध्यादेश लेकर के आई, ऐसे ऐसे कानून लेकर के आई हरियाणा के अंदर भी और इस देश के अंदर भी, जिससे किसान एक दिन भी चैन से नहीं बैठा। और ऊपर से आप देख भी रहे हर जगह पर, हर स्टेट में, पूरे देश के अंदर फसल पे कैसी मार भी किसानों के ऊपर गिर रही है। मैडम, जहाँ तक आप बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली की तो भरपूर पूर्ति करी है बीजेपी सरकार ने, बहुत सारे गाँव में जहाँ बिजली कनेक्शन नहीं था वहाँ तक पहुँचाया है, तो ये तो आप झूठा आरोप लगा रही हैं एक प्रकार से सरकार पे। देखिए बिजली की यदि आप बात करेंगे तो बिजली कितनी देती है ये सभी को पता है सरकार। और बिजली बिल की यदि बात करें तो इन्होंने ऐसे डिजिटलता के नाम पे ऐसे मीटर लगाए हैं कि 50-50 हजार का बिल लोगों के अंदर आ रहा है, हालांकि इतनी बिजली भी खर्च नहीं करते। हमारे वहाँ पर देख लीजिए कैसी छापेमारी, लाख रुपए के नोटिस निकाले जा रहे किसानों के, बिजली की छापेमारी की जा रही बिना मतलब की। तो मतलब हालात देश के ये है, डिजिटलता के नाम पे देश को लूटा जा रहा है। और छह बजे बिजली बिकजे है, शाम को 6 बजे बिजली जावा है, सुबह 6 बजे जावा है और शाम के 6 बजे आवा है, सारा दिन गर्मी का में तो कुकरांगे। किसाना चाकी भी है, मैसा का चारा भी है, किस तरह परेशान होके वो जमींदार खेत में काम करके आवा है, हरे थके आवा है, फिर वो लाइट पे 6 बजे लाइट आवा है, उसकी बाट देखा कब तो कपड़े धोए
कब वो पीछे है, कब आपके हिसाब से बिजली की आपूर्ति है गाँव में? को नहीं आपूर्ति नहीं हो रही। नहीं हो रही। आपूर्ति है, लेकिन आपूर्ति के अकॉर्डिंग जितनी लाइट गांव को चाहिए ना उतनी लाइट वहाँ पे पूर्ण रूप से आ नहीं रही है। मैम आप सरपंच हैं वहाँ पे, जैसे आपके पास बहुत सारी शिकायतें आती है, तो क्या क्या शिकायतें आती हैं, क्या क्या पता है मेन मुद्दा गांव का क्या होता है? पानी का, पानी की निकासी का, और सबसे मेन दिक्कत तो गांव की सफाई की होती है, पानी की होती है। अब ये देखो आप, जब तक पानी नहीं आएगा, लेडीजों की तो मेन समस्या पानी की होती है। अब वाटर टैंक लगाए हुए हैं गांव में, वाटर टैंक में आप जाके देख सकते हो, जो सरकार ने ई टेंडिंग द्वारा वाटर पंप होते हैं, जो वाटर टैंक होते हैं, उनको कार्य डिग्गी बोलते हैं गांव में, वो स्टार्ट किया हुआ है। उसमें डिग्गी में आप जाके देख सकते हो मटेरियल कैसा यूज किया हुआ है, इतनी अंदर घसी हुई है वो। जब पानी डिग्गी में जाएगा नहीं, पानी सारा जमीन में नीचे चला जाएगा, तो पानी की पूर्ण ये पूछना चाहते हैं सरकार जो ई टेंडरिंग से काम करवा रही है, ई टेंडरिंग सरपंचों में थोप रही है, इसमें जो मटेरियल यूज होता है और जो इसमें अपने टेक्निक से कर रहे हैं, 1% भी अगर इसमें आप जाके देख सकते हैं ना, वहाँ जाके वीडियो बनाओ, आपको पता चल जाएगा ई टेंडरिंग में कितने घोटाले हो रहे हैं। और जो सरपंच काम करवाएगा अपने भाईचारे के अंदर रह के, पूरे उसको ये होता है कि भाई सरपंच बना है, अपनी 7 पीढ़ियों के लिए गांव वाले ये बोलेंगे कि हाँ भाई वो सरपंच बना था, उसने ये काम करवाया है। अगर वो गलत काम करवाता तो गांव वाले उसको ये बोलते कि सरपंच ने सारी उम्र, इसका दादा था, इसका चाचा था, इसने ये गलत काम करवाए। अब सरकार हमारे ऊपर ई टेंडरिंग थोप रही है। ई टेंडरिंग से तो बाहर वाले लोग आएंगे काम करवाने के लिए, काम करवाएंगे चले जाएंगे, गांव वाले लोग सरपंच के पास आएंगे कि भाई सरपंच ने काम करवाए। गांव वालों को तो ये नहीं पता कि वो ई टेंडरिंग से हुए हैं। अब ये सोचो कि सरपंच सिर्फ मोर मारने के लिए और गांव वालों की गालें सुनने के लिए छोड़ दिया। कहीं न कहीं ये टेंडर कंपनियों को देकर गांव के छोटे मोटे काम भी खत्म करवाए जा रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? ये छोटे मोटे आप लगाओ, जो हमें टेंडर दिए हुए हैं 5-5 लाख के, उसमें बाउंडेशन लगा दी है। अब ये बोलो कोई पड़ोसी आएगा, हमारे उसमें जो एंटी में भी थे उनके भी काम करवाने हैं। हर गांव में ये देखो अब कितनी गलियां होती हैं, कहीं मरम्मत करानी है, कहीं कुछ पुलिया टूट गई है उसका काम करवाना, कहीं पे गली बनवानी है, कहीं पे कुछ करवाना है। अब छोटे 5 लाख में गांव 5 ही काम होंगे क्या? गांव के गांव में आप बताओ 5 ही काम होते हैं? कभी स्कूल में भी मरम्मत होती है, स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ाई के लिए, स्टेडियम है वहाँ पे भी काम होता है। क्या क्या काम करवाएगा सरपंच? ये देखो ना, अब सब बोल रहे हैं टेंडर लगवा दो, टेंडर लगवा दो। टेंडर से तो बाहर वाले ही आएंगे, वही काम करके जाएंगे। जब तक अगर सरपंच के हाथ में काम की पावर होगी, सरपंच को ये पता होता है कि मेरे गाँव में यहाँ पे दिक्कत है, ये दिक्कत है, सरपंच अपने उससे अच्छे से कार्य करवाएगा, ना कि टेंडर वालों के भरोसे छोड़ के गाँव वालों को कि भाई सर टेंडर वाला लगा हुआ ये काम कर जाएगा। क्या फायदा है गाल सुनने के लिए? क्या कहना चाहेंगे आप? किस एरिया से सरपंच हैं? आपका क्या नाम है? जींद हरियाणा खरकराम जी गांव से सरपंच हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपने सवाल पूछा, हमारी लड़ाई सिर्फ ई टेंडरिंग है, राइट टू रिकॉल की नहीं है। हमारी लड़ाई 73वें जो हमारे संसद में 11वीं सूची है, उसमें हमारे 29 अधिकार है, पंचायती राज के 29 अधिकार है। हमारी लड़ाई वो है जो सरकार ने पिछले इतने समय से हमारे पास चले आ रहे थे, लेकिन सरकार यहाँ डिजिटलता के नाम पर हमसे जो हमारे अधिकार छीने हैं, हम वो अपने अधिकार लेना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा गांव देहात बचा रहे। और जो ये सरकार ने गंदी पॉलिटिक्स मचाई हुई है, ये दिखाया हुआ भाई पॉलिटिक्स से ही सब कुछ होता है। हम सरकार को बताना चाहते हैं, जो गांव की छोटी चौधर है, जो गांव के विकास के लिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट करिए, तो आप क्यों इनका दमन करना चाहते हैं? सबसे पहले सरकार ने, मतलब हमारी हरियाणा सरकार ने हमारे इलेक्शन लेट करवाए शिक्षा के नाम पर। 1 साल इलेक्शन लेट हुआ, वहाँ शिक्षित सरपंच चुने गए। फिर उसके बाद 2 साल इलेक्शन लेट करवाए ताकि बेटियों का सम्मान दिया जाए 50% आरक्षण के नाम पर, तब 2 साल इलेक्शन लेट करवाए। तो सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपको शिक्षित पंचायत चाहिए थी तो आपको इतना दम भी रखना था। शिक्षित पंचायत आपसे सवाल जवाब भी करेगी, जो आप गलत बिल लागू करेंगे उनका विरोध भी करेगी। और उसके बाद सरकार ने बोला हम बेटियों का मान सम्मान करना चाहते हैं, 50% आरक्षण बेटियों को देना चाहते हैं। उसके बाद सरकार से पूछना चाहते हैं, उसके तुरंत बाद सरकार ने बेटियों पर लाठियां बांधने का काम किया है। और यहाँ पर सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी ये हुई, जब वहाँ पंचकूला में लाठीचार्ज हुआ, वहाँ पर मेल कांस्टेबल थे, फीमेल तो कांस्टेबल भी नहीं थे। सरकार खुद एक झोल में है और हमसे चाहती है हमें बिना ही हमारे से कोई काम करवाए हमें चोर बताना चाह रही है। तो सरकार से पूछना चाहते हैं, हम चोर नहीं, आप चोर हैं। चोर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सरकार ने ऐसा नियम कानून लागू किया और सरकार से पूछना चाहते हैं, बार बार हमें कहते हैं हम अलग तरह से टेक्निकल इंजीनियर देंगे, हम बीडीओ देंगे, हम ग्राम सचिव देंगे। सरकार को खुद ही यही नहीं पता है आपके किस महकमे में कौन सा अधिकारी किस कार्य पर
अधिकार है जो वो हमें देना चाहती है, वो सारे अधिकारी पहले से हमारे पास हैं। इसीलिए सरकार खुद समझ नहीं पा रही है वो क्या करना चाहती है, और अगर वो कुछ करना चाहती है, वो हमें कुछ समझाना चाहती है, तो वो खुद हमारे सामने क्यों नहीं आती। जो खुद उन्होंने सवाल किए उनके जवाब देने का उनके अंदर मादा ही नहीं है। सरकार अपने सवालों में खुद गिरी हुई है, इसीलिए हमें हरियाणा सरकार को छोड़कर यहाँ गवर्नमेंट सरकार के पास आना पड़ा, यहाँ पीएम मोदी के पास आना पड़ा, ताकि वो अपने 2024 में आने वाली इज्जत को बचा सके। अगर हरियाणा सरकार इस बात को नहीं समझ रही है तो पीएम मोदी साहब समझे इस बात को, और अगर नहीं समझते तो 2024 के लिए तैयार रहें। जो उन्होंने हमारा पंचकूला में लठों से स्वागत किया था, 2024 में ये गाँव देहात ऐसे ही लठों से उनका स्वागत करेगा। मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, समय रहते आप इस गांव बचाओ देहात बचाओ की लड़ाई को जीतने दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में जो आपने ये कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में कमान दे दी है, ये कॉर्पोरेट घराने सिर्फ गांव देहात को नहीं, पीएम मोदी और खट्टर साहब को भी इस भारत से बाहर भगाने का काम करेंगे, बेचने का काम करेंगे। समय रहते समझ जाएं, देश की जनता के हित में फैसले ले। ऐसा ना हो जो WHO ने यहाँ एक बयान जारी किया 2029 में राष्ट्रीय शासन लागू होगा, तो हम मोदी साहब से कहना चाहते हैं ऐसा ना हो आपकी नीतियों में आप खुद ही फंस जाएं। जनता की भलाई के बारे में सोचें और अपने आप को बचाने का काम करें। मैडम आप कहाँ से हैं सरपंच? कापड़ों से सरपंच और हिसार डिस्ट्रिक्ट के उप प्रधान। अच्छा, किस लिए आई है यहाँ पर? क्या सर? यहाँ हमारी मांग मनाने के लिए आए क्या मांगे पूरी करने के लिए? हैं। हमारे 29 अधिकार हैं जो संशोधन के हैं, वो मांगने के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से सरपंचों को परेशान किया जा रहा है, सरपंच आक्रोशित है, सरकार से परेशान है, उस हिसाब से 2024 में बड़ा नुकसान हो सकता है वोट बैंक का उनका? नुकसान तो संधि के दिख रहा है, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो, और मान ली तो ठीक है, और नहीं मानी तो नुकसान तो है। नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ जंतर मंतर से लाइव थी और आप देख रहे हैं सरपंच बहुत ही परेशान होकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर लोग, और आने वाले समय में अगर सरकार इनकी बातें नहीं सुनती है तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद।